नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube परिवार फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे अपने सिलेबस को पढ़ा जाए और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, कौन सा पोर्शन कहाँ से पढ़ाएंगे और किस पोर्शन का ज़्यादा वेटेज है, आरपीएससी का क्या पैटर्न है, अभी वर्तमान में आरपीएससी कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, इन सब का आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है अपना सिलेबस डिस्कशन। अपना टारगेट सेकंड ग्रेड साइंस 2025 टारगेट है। जो भी साथी सीरियस रूप से लगे हुए हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि सीरियस विद्यार्थी ही समझ सकता है कि उसकी कमजोरी कहाँ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि अपनी कमजोरी कहाँ रहती है और अपन क्यों जो मेरिट है उससे 10 या 15 नंबर पिछड़ जाते हैं या 20-30 नंबर तक पिछड़ जाते हैं। आखिर क्या रीजन है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आपके बीच मैं सुभाष बाम्बू सर, IIT बॉम्बे से MSc 47 रैंक, नेट JRF 52 और 66 रैंक, JSO में दूसरी रैंक और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ACF FRO में इंटरव्यू कॉल। ये एग्जाम बताने का रीजन ये है कि यदि कोई भी विद्यार्थी एक एग्जाम क्रैक करने के बाद 3-4 एग्जाम लगातार क्रैक करता है, इसके पीछे ये रीजन है कि उसको समझ विकसित हो जाती है। आप एक एग्जाम क्रैक करोगे तो आपको एक समझ विकसित हो जाएगी कि आरपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछना चाह रही है और केमिस्ट्री को किस लहजे से पढ़ा जाए, फिजिक्स को किस लहजे से पढ़ा जाए कि अपना वहां मेन एग्जाम में कोई भी हड़बड़ाहट ना हो और अपने क्वेश्चन जो अपन पढ़े वही उसी पैटर्न के क्वेश्चन अपने को देखने को मिले। ये तभी भी आपको पता चलेगा, या तो आपको कोई गाइड करने वाला अच्छा टीचर हो, या आप बहुत ज्यादा मेहनती विद्यार्थी हो, आपने प्रत्येक सब्जेक्ट का निचोड़ निकाल रखा है, तो आपके ये दिमाग में खुद ही अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी कि ये पोर्शन अपने आजकल आरपीएससी ज्यादा पूछ रही है, इस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और ऑब्वियस सी बात है कि आप सबके बीच इतने सारे एग्जाम निकाले तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा भी मैं पूर्णतया बहुत बड़ा मास्टर बन गया, नहीं, मैं थोड़ा बहुत जो भी मेरे को नॉलेज है इसकी नॉलेज के बेस पे, हालांकि केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत मेरे को हो गई है, तो वो अंडरस्टैंडिंग मैं चाहता हूं कि आप सबके बीच में साझा करूं। कोई मेरे भाई बहन किसी को भी अच्छी लगे और यदि किसी के काम में आए और उनका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ये। तो उस सब के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में ओनली। तो आज केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे, ये बायोलॉजी का सिलेबस है, इसका वीडियो अलग से बनाएंगे। सबसे पहला आज का जो वीडियो है वो केमिस्ट्री के सिलेबस पे, क्योंकि ये पहले भी मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने आपको ओनली ये बताया था कि ये पोर्शन कहाँ से पढ़ना है। और आज वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि हम जो पढ़ाएंगे ऑनलाइन कोर्स में उसमें हम क्या अलग करेंगे, हमारे ऑनलाइन कोर्स की क्या खासियत बात रहेगी, क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है कोर्स, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां से हमें स्टार्ट करनी है केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर इजी सा टॉपिक है। आरपीएससी इसमें लगभग जो क्वेश्चन पूछती है वो क्वांटम नंबर, होबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स लॉ, ये तो इंपॉर्टेंट है, यानी ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको हल्का फुल्का आइडिया किसके बारे में होना चाहिए, डी ब्रोगली इक्वेशंस और ड्यूल नेचर क्या होता है पार्टिकल्स का, इनके बारे में भी आपको समझ होनी चाहिए। और ये समझ आपको कब डेवलप होगी, जब आप किसी नोट्स में पढ़ोगे या किसी टीचर से पढ़ोगे। टीचर्स को पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो। बहुत सारे क्या मास्टर आपको बोलते हैं, हो सकता है मैं भी आपको बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन आपको एनसीईआरटी डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी पढ़ने का भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है एनसीईआरटी कि आप पहले समझ विकसित करो उस टॉपिक के बारे में, आपकी जब समझ विकसित हो जाएगी उसके बाद आप एनसीईआरटी लेके बैठो, फिर आप जो पढ़ोगे उसमें एक अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन आपके समझ में आएगी। तो हमारी जो ऑनलाइन कोर्स की यही खासियत बात है कि हम पहले आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। मैं एक बार आपको नीचे डिस्कशन कर देते हैं भी अपन क्या कराएंगे। जैसे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ले लेता हूं। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कोर्स में।
एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ ली। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम नोट्स बनवाएंगे आपको। अच्छा, इसमें क्या खास रहेगा, जब हम थ्योरी सेशन चला रहे हैं, जब हम आपको थ्योरी कराएंगे तो थ्योरी के साथ में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सारे क्वेश्चन कराएंगे। ओनली इस थ्योरी सेशन में आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड के ही क्वेश्चन कराएंगे। यानी जो जैसे पार्टिकल का ड्यूल नेचर बताया, क्वांटम नंबर बताए, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल बताया, हुन्स लॉ बताए, तो उसमें हम क्या करेंगे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के आए हुए क्वेश्चन आपके बीच में रखेंगे। ये चलेगा अपना थ्योरी सेशन में। इसके बाद क्या होगा, जैसे थ्योरी कंप्लीट हो गई, थ्योरी कंप्लीट हो गई, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जो हमारे सिलेबस में है, जो सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री सिलेबस में है, सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम राजस्थान के सारे एग्जाम, राजस्थान के सारे एग्जाम बोले तो फर्स्ट ग्रेड एसीएफ कॉलेज लेक्चरर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेकंड ग्रेड, ये तो हो जाएगा पहले से, लेकिन फिर भी यदि कोई क्वेश्चन बचे तो सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट, ये तो हम करवाएंगे। इसके तो सारे क्वेश्चन कराएंगे, इसके तो सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में कराएंगे, सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा प्लस आपको एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी ये करवाएंगे जो अपने सिलेबस में है, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपने सिलेबस में होगा, उनमें जो चाहे एनवीएस के क्वेश्चन हो, चाहे केवीएस की क्वेश्चन हो, चाहे डीएसएसबी में आए हुए क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में हम करवाएंगे। ये इतने सारे क्वेश्चन क्यों करवाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन करवाने का ये रीजन है कि आपकी समझ विकसित की जाएगी। आपको क्या होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो, ये नहीं कह सकता कि आजकल जो आरपीएससी है वो रट्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं। रेक्टिफिकेशन ठीक है, आरपीएससी में आपको एक बार थोड़ा सा ये और बता देता हूँ कि आरपीएससी में इस बार लगभग 43 क्वेश्चन है, हो सकता है अगली बार 45 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं अपन। केमिस्ट्री में मान लो 45 क्वेश्चन आता है, 45 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, ये सारों के सही होंगे। सारों बोले तो जिसने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ के गया है उसके 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये कन्फर्म बात है। जिसने हल्की फुल्की 2-3 महीने ढंग से ठीक ठाक पढ़ी है, ज्यादा जोर नहीं लगाया केमिस्ट्री में, ठीक ठाक से पढ़ी है, उसके 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके बाद बच गए 25 क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चन में दो भागों में तोड़ो, 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन कौन से होंगे, ग्रेजुएशन वाले, प्लस थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन, थोड़े बहुत जो टफ क्वेश्चन आते हैं। ये 15 क्वेश्चन जो अच्छी मेहनत कर रहा है, जिसको प्रॉपर गाइडेंस तो नहीं मिली है, लेकिन जिसने कहीं ना कहीं से अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुका है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री के अंदर समझ डेवलप की है, एनसीईआरटी को पढ़ा है, वो इस 15 क्वेश्चन के भी हाथ लगाएगा। तो यानी जो ठीक ठाक मेहनत की है, जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, नॉर्मल प्रैक्टिस की है, थ्योरी अच्छी खासी थ्योरी तैयार कर ली, इधर उधर से रट्टा भी मार लिया, वो क्या करेगा, वो 35 क्वेश्चन के हाथ लगा देगा। 45 में से उसके 35 क्वेश्चन उसके नॉलेज में होंगे, हालांकि वो सही कितने होंगे, लगभग 30 क्वेश्चन सही होंगे। क्यों, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन अपने गलत हो जाते हैं, तो काट पीट के उसके 30 क्वेश्चन बचेंगे। लेकिन ये 30 क्वेश्चन तभी बचेंगे जब उसने थ्योरी अच्छे से कर रखी है और एनसीईआरटी को रट्टे मार के समझना एक अलग चीज है, रट्टा मार के इधर उधर से जैसे भी उसने पढ़ के और पूरी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन उसने समझ विकसित नहीं की है। दिक्कत यह है कि समझ विकसित नहीं होने की वजह से 35 क्वेश्चन के टच करेगा, उसमें से उसके 30 क्वेश्चन सही होंगे। अब बच गए ये 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको प्रॉपर गाइडेंस हो, जिसको प्रॉपर गाइडेंस मिली हो। अच्छा, इसके अलावा जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो, इसके अलावा जिसने थ्योरी को समझाओ, वो क्या करेगा, वो 45 क्वेश्चन, इस 45 क्वेश्चन में से लगभग 43 क्वेश्चन उसके रेंज में होंगे। 43 के 43 तो सही हो नहीं सकते, 43 उसके रेंज में, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो, थ्योरी के प्रॉपर थ्योरी समझी हो कि कहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, लगातार रिवीजन किया हो, तब जाके उसके क्या करेंगे, कट पिटा के लगभग 37 से 38 क्वेश्चन सही होंगे लास्ट में आते आते। और 37 से 38 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। इस बार आपको भी पता है कि सीट बहुत कम है, सीट कम है
सीट कम है तो अपने को क्या करना है, अपने को जो लास्ट 10 क्वेश्चन है ये मैंने आपको बताया, इस 10 क्वेश्चन पे भी फोकस करके चलना है। आज तक हो सकता है आपने 35 क्वेश्चन पे फोकस किया हो, उसमें से आपके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हो, और पिछली बार सीट बहुत ज्यादा थी तो हो सकता है कि सिलेक्शन भी हुआ हो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिलेक्शन नहीं हुआ हो, लेकिन इस बार टाइट कॉम्पिटिशन है क्योंकि सीट कम है। सीट कम होता है तब कंपटीशन में हर एक क्वेश्चन मायने रखता है। तो इस अपने जो वीडियो लेक्चर है, जो सॉल्यूशन लेके ये अपनी क्या लेके आए, कोर्स लेके आए, उस कोर्स में क्या करेंगे, जो अपना ऑनलाइन कोर्स है उस कोर्स के अंदर हम यही कोशिश करेंगे कि आपको ये 45 क्वेश्चन, इस 45 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन में एक तो समझ विकसित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समझ विकसित करने का काम करेंगे। अच्छा, समझ विकसित हो गई, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा PYQ करवाएंगे। ये नहीं कि आरपीएससी की करवाएंगे, आरपीएससी के भी करवाएंगे, हरियाणा स्टेट के भी करवाएंगे, इसके अलावा DSSB भी करवाएंगे, इसके अलावा NVS के भी करवाएंगे और KVS के करवाएंगे। ये इसलिए करवाएंगे ताकि आपको उस टॉपिक का गहरा नॉलेज हो जाए और ये पता चलने लग जाए कि हर स्टेट में, अपने आसपास के स्टेट में भी एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। मेन चीज होती है वो। यदि आप एग्जामिनर को समझ गए कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर आपके क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम क्या करेंगे, 3 स्टेप में जो हमारा कोर्स है वो 3 स्टेप में चलेगा। पहला स्टेप हमने बता दी कि थ्योरी कंप्लीट कराएंगे, उसके साथ सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन करवाएंगे। दूसरा स्टेप आरपीएससी PYQ प्लस अदर स्टेट के PYQ करवाएंगे। तीसरा स्टेप जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है सर? ये वो स्टेप है कि अब आपको क्या समझ विकसित हो चुकी है, आप अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है केमिस्ट्री के अंदर। अंडरस्टैंडिंग, आप जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको, आपने PYQ भी कर लिए। अब क्या करें, अब जैसे कोई नया क्वेश्चन आए, नया क्वेश्चन कहां से फ्रेम हो सकता है उस पर हम काम करेंगे। इस पे कि हो सकता है इस टॉपिक में कहीं से नया क्वेश्चन बन जाए, वो अपना गलत नहीं होना चाहिए, NCERT से आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम NCERT पढ़ाएंगे आपको शॉर्ट में। इसके लिए हम NCERT आपको पढ़ाएंगे शॉर्ट में। इसमें आपको प्रॉपर गाइड लेके आएंगे, यानी प्रॉपर आपको जो NCERT की बुक है ना, प्रॉपर बुक से आपको लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे, लाइन टू लाइन। हालांकि ये सेशन अपना हर एक जो भी चैप्टर है वो लगभग 2 घंटे में अपना कवर कराने की कोशिश करेंगे। 2 आवर्स में आप क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो NCERT के आपको एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके प्रत्येक लाइन को कवर करते हुए। हो सकता है कोई लाइन गलती से, पहली बात तो होगा नहीं, बाई चांस कोई गलती से लाइन छूट जाए अपने नोट्स बनाने में, तो हम क्या करेंगे, उस NCERT की लाइन को अपने नोट्स में ऐड करवा देंगे। तो ये अपना 3 स्टेप का 3 लेयर वाला क्या रहेगा, ऑनलाइन कोर्स रहेगा। शायद मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया कि 3 लेयर या 3 स्टेप वाला कौन सा कोर्स है। पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। ये जब आप कर लोगे, ये पूरा कंप्लीट कर लोगे आप, जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे, उसके बाद हमारी खुद की FCI या आपको जो भी अच्छी लगे, इसके अलावा अदर कोचिंग्स जो भी अच्छी लगे, उन सब कोचिंग की क्या करेंगे हम, टेस्ट सीरीज आप लगाना टेस्ट सीरीज लगाना। और यदि किसी के टेस्ट सीरीज में कोई डाउट आ रहे हो तो आप हमारे को ऐप के माध्यम से या डायरेक्ट आप टेलीग्राम से भी आप अपने डाउट भेज सकते हो कि सर ये अपने क्वेश्चन शायद उसमें रह गया हो, या ऐसा क्वेश्चन सर बिल्कुल नया लग रहा है, तो उन क्वेश्चनों को भी हम कंसीडर करेंगे फिर। यानी अपनी जो भी कोचिंग से या अदर कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, और हो सकता है अपने नोट्स में नहीं हो, और आपको लगे कि सर ये सिलेबस में है लेकिन नोट्स में नहीं आ रहा है, NCERT में भी नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, उस जो आपको क्वेश्चन अच्छा लगे उस क्वेश्चन के डिटेल में जाएंगे और उसकी जो थ्योरी है शॉर्ट रूप में उसको हम क्या करेंगे, अपने नोट्स में ऐड करवा देंगे। इतना सब कुछ हम करेंगे। ये तो है ऑनलाइन कोर्स की खास बात। अच्छा, दूसरी बात, जब हम बात करने लगे तो ऑनलाइन कोर्स आपको बता ही देते हैं कि ऑनलाइन कोर्स हमारा अभी 999 रुपए में कर दिया। भारी डिमांड भी थी, एक ही दिन में पहली बार मैं आप सबके बीच में आया हूं। बहुत बड़ा मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि अपना कंटेंट बहुत शानदार है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो बच्चों ने एक ही दिन में, लगभग 14 बच्चों ने एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन किया था, और साथ में उन्होंने एक बात बोली थी कि सर प्लीज यदि हो सके तो थोड़ा कम करो प्राइस।
तो फिर सबके ध्यान में रखते हुए और भी बच्चों के कमेंट आए थे, यूट्यूब के कमेंट को भी कंसीडर किया गया था। इन सब के कमेंट को कंसीडर करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि 999 रुपये कोर्स की फीस रहेगी। और कोर्स में क्या करोगे, आज अपनी 3 तारीख है, 3, 4 और 5 जनवरी, ये इन 3 तारीख, 3, 4 और 5, इन 3 दिनों में आप क्या करोगे मेरे व्हाट्सएप पे 97 835 55311, इस पे आप क्या करना, इस पे आप 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस फोन पे करना। ये रजिस्ट्रेशन की फीस है, इसको क्या करना है, इसको फोन पे करना है। ये आप फोन पे करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट इन्हीं व्हाट्सएप पे, यदि कोई व्हाट्सएप नहीं चलाता है तो टेलीग्राम पे, इन नंबरों पे आपका स्क्रीनशॉट और अपना नाम लिख के भेज देना। जितना जल्दी आप करोगे उतनी अच्छी तैयारी आप सबके बीच हम करके आएंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि 5 तारीख तक आप 5 तारीख से पहले पहले 50-60 रजिस्ट्रेशन करवा दो। जितना अच्छा रजिस्ट्रेशन होंगे आपके बीच और भी दमदार तरीके से हम बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे। और अपने साथ खुशी की बात यह है कि अपने साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी जुड़ रहे हैं। अभी जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर है वो भी आपके बीच में रूबरू होंगे और आपको केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स सर भी करवाएंगे। सर को मैं जल्दी आप सबके बीच में लेके आऊंगा जो कि वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो जितने जल्दी आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करोगे उतने ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और बहुत अच्छा कंटेंट हम तैयार भी कर रहे हैं और जल्दी ही हम कोर्स लॉन्च कर देंगे। तो इसलिए प्लीज ज्यादा डिले मत करवाओ। जिसको ऑनलाइन कोर्स लेना है, जिसको एफसीआई पे भरोसा है, जिसको ये लग रहा है कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते, तो वो अपने आप ही, हमें पता है कि अपने आप ही आप तुरंत ही कोर्स ले लोगे। लेकिन जो ऐसे बोल रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा है, देखो फीस हालांकि आपको ऐसे लग रही 999 रुपये ज्यादा है, लेकिन आपको एक बात बताता हूं मैं, ऐसा यदि आपको 3 स्टेप में कोई कोर्स करवा दे तो आप मेरे को बोल देना कि सर उस कोचिंग में ऐसे ऐसे करवा रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं करवा रहे हो। यदि ये मेरे जो कोर्स आप एक बार लो, लेने के बाद में यदि आप 3 स्टेप वाला कोई और अदर कोचिंग से कंपेरिजन करना, यदि कोई दूसरी कोचिंग में मिल जाए, फिर आप मेरे को बोल देना कि सर आपने उन कोचिंग जैसी करवाई, वो कोचिंग 200 रुपये में करवा रहे थे, आप 1000 रुपये में करवा रहे हो, फिर आप मेरे को बोल देना। फिर मैं आपके जो भी आपको लगे उसके हिसाब से आपकी पेमेंट कर दूंगा वापस रिटर्न। लेकिन प्लीज इस चीज को आप समझो कि 1000 रुपये मायने नहीं रखता यदि आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपका यदि सिलेक्शन सपोज करो आप, मैं 300 रुपये में ले आया और कुछ नहीं करवाया, आपको सिर्फ कोर्स करवा के चला गया, फिर आप 300 तो मेरे को दे ही रहे हो, लेकिन उस 300 में हो सकता है आपको मतलब कुछ चीजें नहीं करवाई, ऊपर से करवा दिया, हाँ जी आपने सिलेबस हो गया, तो उस 300 से बेहतर है अपने 700 और मिला ले और एक अच्छा कंटेंट मिले अपने को, और वास्तव में वो जो सिलेक्शन दे ऐसा कंटेंट मिल जाए तो कहाँ बुराई है। तो आप ऐसे नहीं देखे, प्लीज आप ये देखें कि सर की मेहनत क्या है, सर कितना अपना एफर्ट लगा रहे हैं, उस रास्ते पे आप चलो। अब क्या है, जीवन में 2 तरह के मास्टर होते हैं। 2 तरह के कौन से मास्टर होते हैं? 2 मास्टर अपने 2 टाइप के जो मार्केट में है, 2 टाइप के मास्टर मिलेंगे। कौन कौन से? एक फर्स्ट टाइप के ऐसे होंगे जो आपको डायलॉग सुनाते रहेंगे। क्या करेंगे? बीच बीच में आपको डायलॉग देंगे। अब डायलॉग देंगे तो डायलॉग अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन डायलॉग देते वक्त क्या होता है कि अपन कंसंट्रेशन गायब हो जाती है। बार बार मैं आपको टॉपिक के बीच में डायलॉग दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी। और ऑनलाइन कोर्स ऐसा कोर्स होता है कि आपको भी पता, आप 1.5 की स्पीड में देखते हो, या हो सकता है 2 की भी स्पीड में देखते हो, या 1.25 की स्पीड में देखते हो। तो क्या होता है, बार बार आप जो डायलॉग दोगे उसका कोई औचित्य तो है नहीं, क्योंकि आप यदि बोर हो रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है ना ऑनलाइन। इसीलिए तो फायदेमंद चीज है कि आपको ऐसा लगे कि आज अपने 1 घंटे का पढ़ने का मन कर रहा है तो आप 1 घंटे बाद में भी देख सकते हो लेक्चर, यानी 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे आपने देख लिया, 1 घंटे बाद में आप उसको दोबारा देख सकते हो। ऑफलाइन में हो सकता है कि अपने कंटिन्यू बैठना पड़े। ऑनलाइन तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन ऑनलाइन में रेगुलेटरी नहीं रह पाती। बहुत सारे बच्चे साथी होते हैं ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं, कोर्स लेने के बाद देखते ही नहीं है कि कोर्स में क्या चल रहा है। बस प्लीज उस चीज का ध्यान रखना कि अपने कोर्स लिया है तो कोर्स को कंप्लीट भी करना है और उसी डेडिकेशन के साथ में करना है जिस डेडिकेशन से आप कोर्स खरीद रहे हो। और हमारा भी उसी प्रकार का डेडिकेशन रहेगा जिस डेडिकेशन से मैं आज बोल रहा हूं, उससे भी अच्छा डेडिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो तक जो डायलॉग मारते रहते हैं, डायलॉग वाले टीचर आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि ज्यादा अपने जो डायलॉग मारेंगे या क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
और दूसरे टीचर होते हैं जो सीरियस टीचर होते हैं, जिनको पता है कि हमारे को सिर्फ सिलेबस कराना है, वो भी पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छा सिलेबस कराना है कि जिज्ञासु होती है कि हमारे सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। वो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर बिल्कुल भी डायलॉग नहीं देते, सीरियस, लेकिन वो सीरियस टीचर जरूर है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट में आपका इफेक्टिव कंटेंट वही करवाते हैं। और जब आपका एग्जाम होता है तब आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में इफेक्टिव कंटेंट कराया। अभी ठीक है, अब एक जो जमाने जो ट्रेंड आजकल चेंज हो रहा है कि आजकल डायलॉग वाले टीचर ज्यादा फेमस हो रहे हैं, तो ये टीचर सीरियस वाले फेमस नहीं होते, लेकिन ये फेमस कब होते हैं? जब रिजल्ट आने के बाद, जब बच्चों के नंबर आते हैं, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये जो मास्टर है ये मास्टर सही है। तो प्लीज अभी से सीरियस हो जाओ, 8 महीने बच्चे हैं, 8 महीने का सदुपयोग करो, तभी अपना कुछ हो सकता है। यदि आप ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया इधर उधर से, या फिर ऐसे फ्री के चक्कर में रहे, तो याद रखना कि फ्री के चक्कर में आपको कुछ ना कुछ मिल जरूर जाएगा। एक तो वो सिलेक्शन डिसाइड करने वाला नहीं होगा, दूसरा अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, जुड़ जाओ और लग जाओ अपनी तैयारी को। तो ये रही अपने बात ही कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद ये अपना है पोर्शन, वो है मोल कंसेप्ट का, और ये मैं आपको करवा भी चुका हूं। मोल कंसेप्ट वाला था, ये यूट्यूब पे पड़ा भी लेक्चर है, लेकिन वो बेसिक लेक्चर है, इस बार और भी अच्छा करेंगे हम। और उसमें क्या है देखो, इस बार यहां से क्वेश्चन आया था एम्पेरिकल फॉर्मूला से, अभी जो सस का डिपार्टमेंट वाला था एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन आया था। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अपने सिलेबस में उससे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनेंगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग, ये सिलेबस में पूरा डिस्कशन कर चुका हूं। केमिकल बॉन्डिंग में भी वही थ्योरी भी करेंगे, थ्योरी के साथ में पीवाईक्यू भी करेंगे, और प्लस एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिलेबस पूरे पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये भी पूरा एनसीईआरटी है। आपको क्या करेंगे, एनसीईआरटी कराएंगे, एलएन मॉड्यूल से भी कोई लाइन अच्छी लगेगी तो एलएन मॉड्यूल भी करवाएंगे, और आपको पीवाईक्यू प्लस अदर स्टेट के एग्जाम के क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा फोकस ये रहेगा हमारा। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इनमें हम क्या करेंगे, आपको डीपीपी देंगे। जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री हमें भी पता है कि बहुत सारे बच्चों के गड़बड़ होती है क्योंकि प्रैक्टिस का अभाव रहता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम आपको डेली डीपीपी देंगे। डीपीपी देने के बाद एक कोई पर्टिकुलर बुक के मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करनी है, उसके डाउट जो भी होंगे वो हम लेक्चर के अंदर काउंट करेंगे, लेक्चर में उनको कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के सारी फिजिकल केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला रहेगा अपना। रेडॉक्स है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे नोट्स आपको तैयार करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत अच्छे नोट्स करवा देंगे तैयार, एक भी क्वेश्चन गारंटेड, एक भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाइड्रोकार्बन की बहुत अच्छे नोट्स करवाएंगे, साथ में आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे कि बार बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या एडिशन है, इनके बारे में बच्चों के डाउट होते हैं। हालांकि मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है, लेकिन और भी अच्छा करवाएंगे अपने सिलेबस में। उसके बाद अपने ग्रेजुएशन वाले टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेशन की भी आपको नोट्स देंगे, प्लस वही सेम फॉर्मेट कि नोट्स के साथ एनसीईआरटी भी करेंगे, एनसीईआरटी के साथ आपको पीवाईक्यू प्लस अदर स्टेट के भी पीवाईक्यू करवाएंगे। उसके बाद एमओटी, एमओटी का भी लेक्चर मैंने यूट्यूब पे बना रखा हूँ, कोऑर्डिनेशन भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखी है आप सबको, और भी अच्छी करवाएंगे। जो टॉपिक बचे हुए टॉपिक है वो आपको इसमें कोर्स में कंप्लीट करवाएंगे। स्टेट ऑफ मैटर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सॉलिड स्टेट से पूछते हैं, उसके बाद गैसियस स्टेट से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं वो लिक्विड स्टेट से आते हैं। लेकिन एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट हमें पता है कि इस बार सीट कम है, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, तो इन तीनों को हम ढंग से समझेंगे, बस उतना ही करेंगे जो हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़ाएंगे, नहीं, जो इतना ही पढ़ेंगे कि सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन सही हो जाए, बस। सेकंड ग्रेड या इससे थोड़ा सा अबो लेवल का छोटा मोटा जैसे टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो अपने हाथ पैर नहीं फूले। इससे ज्यादा ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अपन नॉर्मल पढ़ेंगे कि आरपीएससी के सारे क्वेश्चन लग जाए, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन हो चाहे वो सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन हो, इतना अपना लेवल तैयार करना है। फिर जीरो ग्रुप केमिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चंस
जीरो ग्रुप जितनी भी ब्लॉक केमिस्ट्री है, SPDF ब्लॉक केमिस्ट्री है। ये ब्लॉक केमिस्ट्री क्या होती है? ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत ईजी है। ब्लॉक केमिस्ट्री के आपको नोट्स प्लस NCERT प्लस प्रैक्टिस, इसमें भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इनमें फिक्स क्वेश्चन है, इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं। तो अपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन अपने कब्जे में आ जाएगा। फिर एक बार कब्जे में आ गए, एक बार हम RPSC के ट्रेंड को समझ गए, फिर अपना गलत नहीं होगा। तो वही आपको नोट्स पढ़ने और NCERT की लाइनें पढ़नी है। इसमें NCERT में आपको पूरी NCERT ब्लॉक केमिस्ट्री की NCERT पूरी आपको क्लासरूम में करवाऊंगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और यहां से डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद मेटल एंड मेटलर्जी भी डिटेल में कराएंगे अपन, वही NCERT पढ़ेंगे। नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, ये जरूर थोड़ा सा BSc के बुक को टच कर रहा है, तो BSc के बुक से पढ़ेंगे इसको। बेहतरीन बुक के नोट्स बनाएंगे और BSc में जो अपने इस सिलेबस में है, जो भी अपने टॉपिक सिलेबस के टॉपिक है, वो PYQ में आए हुए या DSSB में आए हुए या NVS और KVS वाले सारे इसमें काउंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इस टॉपिक्स में डाउट रहते हैं, तो इसको डाउट को सोल्व करेंगे। फिर केमिकल काइनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी आपको, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री काइनेटिक्स में आप देखो बिल्कुल बेसिक वाली काइनेटिक्स दी हुई है। तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थ्योरी तो करवाएंगे लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाएंगे फिजिकल में। सॉल्यूशन में भी आपको खूब प्रैक्टिस करवाएंगे। सॉल्यूशन का लेक्चर तो यूट्यूब पे भी पड़ा है, आप देखना एक बार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों के डाउट आता है, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, इस बार समझ में आ जाएगी। इस बार गारंटेड से आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, बहुत बढ़िया तरीके से करवाएंगे आपको। सरफेस केमिस्ट्री है, NCERT बेस्ड रहेगी पूरी। रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये भी आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी बढ़िया नोट्स के साथ में आपको करवाएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये आपको यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा है मेरा, बहुत बढ़िया लेक्चर है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा चीजें ऐड करेंगे और साथ में PYQ वगैरह और ऐड करेंगे इसके अंदर। बायो इनऑर्गेनिक है, अपने बायो इनऑर्गेनिक कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है, बिल्कुल छोटी सी 4 मेटल के बारे में पढ़ना है। और इस बार फेरस पे आया था कि पोरफायरिन के साथ जुड़ता है तो Fe कौन सी स्टेट के अंदर होता है, तो वो अपने को बताना है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, इनके वे समझ विकसित करनी है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, तो ढंग से इनमें समझेंगे एक एक चीज को। फिर बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल में अपने 4 ही टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड। और ये चारों के चारों NCERT के साथ में हल्का सा अपने को टच करना है। कौन सी बुक को? BSc की बुक को टच करना है। BSc में अपने को दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के मेथड, उनको बेस नाम पता होना चाहिए ये किसके काम आता है, इतना। फिर पॉलीमर अपना पूरा NCERT में आएगा, पॉलीमर NCERT बेस्ड रहेगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी NCERT बेस्ड रहेगी। तो ये अपने केमिस्ट्री का सिलेबस है। कुछ टॉपिक्स है, 1-2 टॉपिक्स जो अपने BSc की बुक से आएंगे, बाकी लगभग सारा NCERT बेस्ड रहेगा। यानी लगभग यूं मान के चलो 80 to 85% सिलेबस अपना NCERT से ही है। सिर्फ 10 से 15% सिलेबस ही अपनी BSc की बुक से आएगा। तो इसलिए इस NCERT को घोट के पीना है। और ये नहीं है कि रट्टा मार मार के पीना, नहीं, समझते हुए इसको रटना है। NCERT में आपको फिर बता रहा हूं, 2 पढ़ने के तरीके होते हैं। एक तो रट्टा मार के चीज याद की जाती है, फिर वो एग्जाम में गलत हो जाती है। दूसरी चीज पहले समझते हैं फिर उसका रट्टा मारते हैं। तो हमें कौन से करना है? पहले समझना है, फिर उसका रट्टा मारना है। और फिर उसके PYQ जो अपने जितने अपने आगे सिलेबस में जितने अपने थे जो NCERT में, वो तो हमने समझ के कर लिए। बाई चांस ऐसे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं मिले तो उनको नोटबुक में लिखना है। उनको कहाँ लिखना है? नोटबुक में लिखना है। और फिर उनको बार बार रिवाइज करना है। बस ये अपना पैटर्न है। इस पैटर्न के साथ हम आपके बीच में ऑनलाइन कोर्स लेके आए हैं। ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको पता है कि 3, 4 और 5 जनवरी तक आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओ। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैंने बता ही दिया पूरा प्रोसीजर कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो उस रजिस्ट्रेशन को फॉलो करते हुए और साथ में टेलीग्राम चैनल और हमारी जो ऐप है उस दोनों का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब क्या होता है, इस बार जैसे 45 क्वेश्चन आएंगे। अब 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको PYQ मिल जाएंगे और बहुत सारे आके ऐसे बोल देंगे हमारी बुक से आ गए या हमारे यहाँ से आ गए, हमारे नोट्स से आ गए GTs। आप ये भी तो देखो ना कि 45 में से 20 क्वेश्चन कराने से क्या सिलेक्शन होता है क्या?
एक बात आप खुद ईमानदारी से देखना, यदि 45 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन यदि आप मेरे नोट्स में आ जाए, सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे नोट्स में से आ जाए, मेरी बुक से आ जाए, क्या 20 क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाता है? क्या नहीं होता है। आप इस चीज को अंडरस्टैंडिंग, आप खुद समझा करो इस चीज को कि 20 क्वेश्चन से क्या सिलेक्शन होता है? क्या नहीं होता है। हाँ, 45 क्वेश्चन है, 45 के 45 क्वेश्चन मेरे समझ में आने चाहिए, चाहे सही नहीं हो रहे हो। दोबारा ये बात, 45 के 45 क्वेश्चन मेरे को, वहां मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं तो 45 के 45 क्वेश्चन ऐसे लगने चाहिए कि हाँ मेरे पढ़े हुए हैं। जब ऐसे लगेगा ना 45 में, फिर आप क्या करोगे, उनमें से 42-43 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। 42-43 आपके अटेम्प्ट होंगे। जब होंगे, जब आपको ऐसा लगा मेरे सारे पढ़े हुए हैं, उनमें से भी 2-3 क्वेश्चन सिलिंग मिस्टेक से गलत हो जाते हैं। ऑब्वियस बात है कि आप और हम इंसान हैं और इतनी एक्यूरेसी किसी की नहीं है कि 100 के 100% क्वेश्चन सही हो जाए। तो फिर वही काट पीट के अपने 38-39 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और जिसके 38-39 क्वेश्चन सही होते हैं उसका सिलेक्शन होता है। तो ये समझ विकसित होनी चाहिए कि मैं 45 के 45 जब तक मेरे समझ में नहीं आएंगे। अब बहुत सारे साथी बोलते हैं सर ये टॉपिक छोड़ दें क्या, सर वो टॉपिक छोड़ दें क्या, ऐसे छोड़ते छोड़ते फिर वो 35 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर एग्जाम में वो 30 क्वेश्चन करते हैं, 30 में से उनके काट पीट के 25 क्वेश्चन सही होते हैं। फिर बोलते हैं सर सिलेक्शन हो जाएगा क्या? भाई आप इनसे कंपैरिजन करो कि आप 12 से 13 क्वेश्चन पहले से पिछड़ रहे हो, यानी 25 नंबर आप एक सब्जेक्ट में पिछड़ चुके हो। ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं, 25 हो सकता है, दूसरे में 10 पिछड़ो, हो सकता है तीसरे में भी 10 पिछड़ो, हो सकता है टीचिंग मेथड में 2 नंबर पे भी पिछड़ो। ऐसे मिला के आप 50 नंबर पिछड़ जाओगे। कट ऑफ 300 जाएगी, आपके नंबर आएंगे 250। बोलोगे सर पिछली बार तो 250 ही गई थी, इस बार हो जाएगा क्या मेरा? वो पिछली बार गई थी। पिछली बार की सीटें देखो, इस बार की सीट देखो। पिछली बार, आज से 3 साल पहले की बातें हैं, 3 साल पहले कंपटीशन अलग था। 3 साल बाद नए फ्रेशर बंदे और आ जाएंगे, जो पुराने 2 टाइम से रहे हुए हैं वो भी बच्चे वापस इस मैदान में आएंगे। तो एक तो पहले से अपना माइंड सेट नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को तो 270 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे को 270 नंबर ही लेके आने। नहीं, इसके पीछे का रीजन बताता हूं आपको। अभी RS मेंस का रिजल्ट आया कल। RS मेंस में क्या गई, कट ऑफ गई 262 नंबर। कितने में से? 800 नंबर में से। हाँ, ये 262 भी नहीं आते। अब ये मत बोलना कि सर 262 ही गई 800 में से, सेकंड ग्रेड को छोड़ के RS मेंस की तैयारी कर लेते हैं। नहीं, ये 262 भी नहीं आते। कितने बच्चों के आए हैं? 2000 बच्चों के आए हैं 262 नंबर। बाकी तो सारे आउट हो गए। बिल्कुल। ये कितने परसेंट कट ऑफ है? लगभग 33% कट ऑफ है। और इससे जो पिछली वाली कट ऑफ थी वो 40% थी, और उससे भी पिछली वाली कट ऑफ थी वो लगभग 45 के आसपास, इससे भी ज्यादा थी, 45 के आसपास थी। अब आप देखो, क्या साल बढ़ा है? कम से कम 5 साल बाद की बातें बता रहा हूं। 5 साल बाद में कट ऑफ 33% पे आ गई। अपना पहले से माइंड सेट हो कि कट ऑफ तो 50% जाएगी, और अपने क्या है कि फिर OMR में ऐसे तुक्के लगाए। ये तो हालांकि रिटर्न पेपर है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, आप OMR में तुक्के लगाओगे, हो सकता है पेपर बहुत ज्यादा टफ हो। तो पेपर का स्तर भी देखना होता है। पेपर का स्तर मायने रखता है। एक तो सबसे पहले पेपर का स्तर मायने होना चाहिए। यदि पेपर टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है कट ऑफ कम जाएगी। जब बहुत ज्यादा हार्ड हो तब अपने को क्या करना है, अपने को सिलेक्टेड क्वेश्चन सही करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ये तो है जब पेपर का स्तर बहुत ज्यादा हार्ड हो। फिर क्या हो, 2 नंबर पे पेपर इजी हो। पेपर इजी हो, पेपर इजी हो, जैसे EORO की बात बताता हूं। पेपर इजी था, पेपर इजी था तो 90% कट ऑफ चली गई। अब इसमें आप पहले से बैठे रहो कि सर पिछली वैकेंसी में तो इसमें 60% ही गई थी, मैं 65% वाली तैयारी कर लूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि पेपर का इस बार बहुत ज्यादा इजी आ गया। पेपर इजी आ गया, सीटें कम हो गई तो कट ऑफ बढ़ गई। तो कट ऑफ बढ़ने के कई रीजंस होते हैं। उसके बाद अपने सेकंड ग्रेड में ले लो। सर पिछली बार तो 40% कट ऑफ गई हुई है, इस बार सर क्या करेंगे, सीट कम है 50 चली जाएगी। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है इस बार का पेपर इजी आ जाए, या जो पिछली बार आया था वैसे ही कुछ पेपर आ जाए, और सीटें बहुत कम है तो 60% भी जा सकती है, 70%, 65% भी जा सकती है। 70 तो नहीं कह सकता, 65% भी जा सकती है। हो सकता है पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाए, बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए, तो 40% ही चली जाए वापस। तो इस चीज को आप समझो, पहले से माइंड में प्री एजम्पशन नहीं बना के चलना कि सर इतनी जाएगी, मैं तो इतनी तैयारी करूंगा, मेरे 270 नंबर आ जाए। नहीं नहीं, यदि पेपर इजी है तो 330 नंबर भी आने चाहिए।
यदि पेपर टफ है तो हो सकता है 250 में आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो कुल मिला के बात ये कि आपको समझते हुए पढ़ के चलना है, पहले से कोई कुछ धारणा नहीं बनानी। पहले मेरे को ये धारणा बनानी है कि जो मेरे सिलेबस में है वो मेरे टिप्स पे होना चाहिए, उसके बाद मैं देखूंगा कि पेपर का स्तर क्या है। सबसे पहले अपने सिलेबस तो कंप्लीट करो, उसके बाद हम बता देंगे आपको कि कट ऑफ क्या जाएगी, कितने के आसपास जाएगी। हो सकता है 5-10 नंबर का चेंज आ जाए। मैं इस बार संस्कृत डिपार्टमेंट की 300 प्लस नंबर बताई, बहुत सारे साथियों ने यूट्यूब पे कमेंट किया कि साहब 250 से ज्यादा जाती नहीं है। ऐसा नहीं होता। इस बार 300 प्लस जाने की मैंने आपको रीजन बताए थे। संस्कृत डिपार्टमेंट में क्या रीजन था? एक तो आसपास कोई भी एग्जाम क्लेश नहीं कर रहा था, कोई रीट का एग्जाम नहीं था, कोई दूसरे डिपार्टमेंट का एग्जाम नहीं था, सारे बच्चे सेकंड ग्रेड में लगे हुए थे। दूसरी बात, सीटें पिछली बार से आधी थी संस्कृत डिपार्टमेंट में। जब पिछली बार 200 शायद 282 नंबर गई थी या 272 गई थी, 272 नंबर गई थी, तो इस बार क्या 300 नंबर नहीं जाएगी? ओबीसी बात जाएगी, क्योंकि 3 साल बाद वैकेंसी आई है, सीटें आधी है, पेपर का स्तर पिछली बार के जैसा या उससे थोड़ा सा, जो सब्जेक्ट का पेपर वो थोड़ा सा इजी भी था। हो सकता है पेपर फर्स्ट थोड़ा टफ था, लेकिन पेपर सेकंड इजी था, यानी कुल मिला के बराबर ओवरऑल उसी के बराबर रहेगा। तो उसके बराबर भी रहे तो भी ये मान के चलो आप 20 नंबर कट ऑफ बढ़ती है, तो 290 के आसपास तो कट ऑफ जाएगी जाएगी। तो ये प्री एग्जाम्पशन आप पहले से मत लेके चलो कि कट ऑफ तो इतनी जाएगी। प्री एग्जाम्पशन लेके चलना है तो आपको ये लेके चलना है कि जो सिलेबस है वो मेरे बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद मेरी प्रैक्टिस खूब करनी है, मेरे को टेस्ट पेपर खूब देने हैं, कहाँ गलती हो रही है उसकी कमी पकड़ना है। उसके बाद चाहे कट ऑफ कितनी जाए, चाहे 70% जाए, चाहे 40% जाए, मेरा नंबर आ जाएगा। ये जब तक धारणा आपके अंदर विकसित नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे आप कोई से टीचर से पढ़ लो, मैं ये नहीं बोला मेरे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा या किसी दूसरे टीचर से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं। आप चाहे कोई भी दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लेना। हम भी तो दूसरी रैंक लेके आए हैं, हम भी पूरे भारत में 47वीं रैंक लेके आए हूँ, मैं भी पूरे भारत में 52 और 66 रैंक लेके आया हूँ, और पूरे राजस्थान में 6ठी रैंक लेके आया हूँ। इसके अलावा कई एग्जाम फाइट किया, RS प्री भी मैंने भी पास कर रखा है, PhD में मैं OBC टॉप में था, जूनियर केमिस्ट में 6ठी रैंक आई है। ये क्यों है? ये इसलिए कि हम कोई प्री एग्जाम्पशन पहले से पूर्व धारणा कुछ भी नहीं रखते। हम पूर्व धारणा यही रखते हैं कि एक हम सिलेबस डाउनलोड करते हैं, उस सिलेबस को ढंग से पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये टॉपिक हमारे कौन सी बुक में मिल सकता है, क्या NCERT से ही है सारा टॉपिक? हाँ, ये NCERT से, तो पूरी NCERT ढंग से पढ़ते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको बताई दिया मैं कौन से मेथड में लगाता हूं। उसके बाद मेन एग्जाम में बैठते हैं, फिर चाहे मेरिट 70% जाए, चाहे 60% जाए, चाहे 40% जाए। अब जैसे JSO की बात बताता हूं जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसमें इसकी कट ऑफ कितनी गई है? इसकी कट ऑफ गई है 72% और मेरे कितने आए थे? 85%। कट ऑफ कितनी गई है? 72%, मेरे आए 85%। क्यों आए हैं ये? क्योंकि इसमें मेरे एक ही काम था कि जो सिलेबस में दिया हुआ है वो मेरे याद है या नहीं है, बस मैं इसी पे काम करता गया। सिलेबस उठाया, हर एक लाइन को याद किया, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा, सारे टॉपिक कवर किए सिलेबस के। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, उसके बाद मायने नहीं रखता चाहे कट ऑफ कितनी जाए। फिर 85% नंबर आए मेरे, कट ऑफ 70% 72% ही गई, अपने कट ऑफ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, तब जाके राजस्थान दूसरी रैंक भी आ गई। तो आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करो प्लीज़। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो आपको सिलेबस से रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, आपको पता ही होगा। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है उन सबको पता है, जिन्होंने नहीं भी कर रखा है तो प्लीज आप एक बार ज्वाइन करो। हाँ, दूसरी बात, संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर लगा था आपने देखा होगा, हमारी जो टेस्ट सीरीज है इतनी शानदार टेस्ट सीरीज थी। आप सारे बच्चे बोल रहे थे सर हार्ड करवाते हो, हार्ड नहीं करवाता हूँ। अभी क्या है, RPSC 20 क्वेश्चन तो पूछती है रट्टाफिकेशन वाले, जो सबके सही होंगे। और इस बार जो आए थे 22 क्वेश्चन वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, तो इसमें आपको थोड़े बहुत हल्के फुल्के कंसेप्ट आपको क्लियर करने ही पड़ेगा। 100% है ये, आप इस वास्तविकता से दूर नहीं भाग सकते। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको समझ विकसित करनी ही पड़ेगी। तो हमने क्या समझ विकसित करने वाले क्वेश्चन ज्यादा दिए, उसका रिजल्ट ये हुआ कि इन आप देखोगे जब ये 43 क्वेश्चन आए थे, इन 43 क्वेश्चन में आप हमारी जो टेलीग्राम पे हमने शेयर भी की थी आपके सबके बीच में PDF, और भी क्वेश्चन आ रहे थे। ये नहीं हम बहुत ज्यादा प्रचार करने में माहिर नहीं है, प्रचार करना हमारे को आता नहीं है,
लेकिन हम आपको एक्चुअल बात बता रहे हैं कि 43 क्वेश्चन थे, इसमें से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन, शायद 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे लिए नए थे, इसके अलावा बाकी क्या है, इसके अलावा बाकी 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे से जुड़े हुए थे विद्यार्थी, वो डिट्टो, वो सर बोल रहे थे वैसे ही पैटर्न मिल गया, ये नहीं बोला सेम, लेकिन पैटर्न सेम मिल गया। अब पैटर्न सेम मिला तो ऐसे फीलिंग आई जैसे फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट में आप पेपर दे रहे हो। इस चीज को आप समझो, इस चीज पे आप काम करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो क्या है, आरपीएससी आजकल 20 क्वेश्चन इजी पूछती है जो सबके सही होंगे, लेकिन जो 22 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन जो टफ पूछ रही है, इस पे काम करना है अपने को। तो हमारी टेस्ट सीरीज 26 जनवरी या 19 जनवरी हम डिसाइड कर रहे हैं अभी, 19 या 26 को करवाने स्टार्ट करेंगे। तो 26 जनवरी से या 19 जनवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, बहुत ही कम रेट में, बहुत ही नाम मात्र का रेट। हम अभी रेट हालांकि टेस्ट सीरीज का डिसाइड नहीं किया है कि प्राइस क्या रखा जाए, फिर भी आप हमारे को कमेंट में बताओ कि सर टेस्ट सीरीज के इतने प्राइस रख दो, उतनी प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ टेस्ट सीरीज लेके आए। अच्छा, उस टेस्ट सीरीज की क्या खास बात है, टेस्ट सीरीज की ये खास बात है कि टेस्ट सीरीज के अंदर एक तो क्वेश्चन तो अच्छे होंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे हम, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से नए क्वेश्चन बनाएंगे, से नए क्वेश्चन खुद फ्रेम करेंगे। ये नहीं है को कॉपी पेस्ट, कहीं से कोई बुक मिली उसके 4 क्वेश्चन उधर से कॉपी मारे, कोई दूसरी बुक मिली उसके 4, नहीं, एनसीईआरटी से हम खुद क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। और नए क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन उसके 3 या 4 क्वेश्चन बनाएंगे और अलग अलग तरीके से उसको पूछेंगे। तो एक तो बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कुछ आरपीएससी की पीवाईक्यू भी देखने को मिलेंगे आपको। और सबसे नई बात कि हम आपको वीडियो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन बोल रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन या ऐसे बोलोगे तो पीडीएफ सॉल्यूशन भी करवाएंगे। इतना कोई किसी भी कोचिंग में नहीं करवा सकता। और ये सॉल्यूशन आपको ऐसे करवाएंगे, बिल्कुल ऐसे फीलिंग आएगी कि हाँ सर, इस बार मेरी जो कमी, जहां गलती मेरे से हुई वो गलती मेरे पकड़ में आ गई, अगली बार मैं ऐसे क्वेश्चन आया तो ये गलती नहीं करूंगा। ये खास बात है हमारी टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज प्लीज, जो भी साथी सीरियस है वो 19 तारीख तक क्या करे, अपने कमजोर जो टॉपिक है, जो भी उसके वीक टॉपिक है, उस वीक टॉपिक को तैयार कर लो। आप रट्टा मार के बैठ जाओ कि सर ये जो मेरे वीक टॉपिक थे इनको मैंने तैयार कर लिया, अब आप अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दो। 19 या 26 जनवरी हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। उसके बाद बहुत ही लंबा टेस्ट चलेगा, लगभग 20 टेस्ट बनाएंगे हम इसमें। एक सप्ताह में एक ही टॉपिक रखेंगे, एक ही केमिस्ट्री का रखेंगे, एक ही फिजिक्स का रखेंगे और एक ही बायो का रखेंगे। हमारे ये टारगेट है कि आप उन एक टॉपिक को बहुत अच्छा कर लो। बहुत अच्छा करने के बाद ही पता चलेगा कि हमारी गलती कहां हो रही है, फिर हम उसका सॉल्यूशन देख के आएंगे। फिर आप सॉल्यूशन देखोगे, फिर आपको पता चलेगा हाँ मेरे को यहाँ पे गलती मेरी हुई है, आगे से मैं इस गलती को कवर करूंगा। तो ये अपनी टेस्ट सीरीज है। तो आप 19 या 26 जनवरी को याद रखना और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। और ऑनलाइन कोर्स की आपको मैंने बताई दी 3 लेयर में, और साथ में जो ऑनलाइन लेगा उसको हम इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी वहां, आप जो टेस्ट सीरीज देखोगे वहां आपको बता देंगे, जो डाउट होंगे वो हम वहां पे सॉल्यूशन करवा देंगे। आप मेरे को बता देना कमेंट के माध्यम से या ऐप में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन हमारे डाउट में, वो क्वेश्चन हम आपको वहां करवा देंगे। इतने सारा कंटेंट आप सबके बीच में लेके आए। प्लीज आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करवाए। और हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है इसको अपने पूरे सारे ग्रुप में और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल के माध्यम से चर्चा करवाएं, ताकि नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े और बहुत बढ़िया एक शानदार कंटेंट वाला आपके बीच में ऑनलाइन कोर्स हम लेके आए जल्दी। तो लग जाओ मेहनत के लिए और प्लीज 2 दिन हमारे लिए निकालो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करवाओ, ज्यादा से ज्यादा साथी आप जोड़ो और बहुत बढ़िया शानदार कंटेंट वाला आप सबके बीच में हम कोर्स लेके आ जाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि 40+ रजिस्ट्रेशन आज 4 तारीख तक आप कंप्लीट करवा दोगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस स्ट्रेटेजी पे आप सभी को काम करना है और अच्छी लगे यदि स्ट्रेटेजी तो लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।